नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। आज के शो में 4 खबरें हैं। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर में हुए बड़े खुलासे पर बात होगी। जगतगुरु रामभद्राचार्य के उस विवादित बयान की बात होगी जो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। आज भी इमरान खान की बात होगी। इसके अलावा एक रंगीन मिजाज मौलाना की चर्चा होगी जो पाकिस्तान में बैठकर हसीन ख्वाब देख रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ। पहले देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगले महीने के पहले हफ्ते में 4 दिसंबर को 2 दिन के भारत दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान वो पीएम मोदी के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। क्रेमलिन ने पुतिन के दौरे को लेकर बताया कि तैयारी शुरू हो गई है। एसआईआर को लेकर आज दिल्ली में टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, लेकिन 2 घंटे तक चली इस बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। टीएमसी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुका है। कनाडा में कैफे पर फायरिंग करने वाला मुख्य शूटर बंधुमान सिंह सेखों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है, जो वहां से भागकर भारत लौटा था। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूं जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच है। सोचिए, कागजों पर एक इंसान के कई पिता कैसे हो सकते हैं, या फिर एक ही आदमी कई लोगों का पिता कैसे बन सकता है। चौंकाने वाली बात है ना। लेकिन पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की जांच के दौरान कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग ने राज्य में वोटर लिस्ट की बड़े पैमाने पर सफाई शुरू की है। इस सफाई में अब तक 28 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं, जो संख्या छोटी नहीं है। 28 लाख यानी एक बड़े शहर की पूरी आबादी जितने लोग। तो सवाल है कि आखिर ये 28 लाख लोग कौन हैं? क्या ये सच में फर्जी वोटर हैं? क्या ये घुसपैठिए हैं? और इस पूरे मामले में राजनीति क्यों गर्मा गई है? आज हम इसी पर बात करेंगे। पूरी खबर को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। सबसे पहले जान लीजिए कि ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ। अगले साल यानी 2026 में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करता है ताकि पक्का हो जाए कि लिस्ट में सिर्फ सही लोगों के नाम हो। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि एक खास तरह की गहरी जांच शुरू की है। इस प्रोसेस को एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। ये देश के 12 राज्यों में चल रही है, लेकिन बंगाल में इसने सबसे ज्यादा हलचल मचा दी है। इस एसआईआर में घर घर जाकर हर वोटर का डेटा चेक किया जा रहा है, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, नए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और इसी जांच में निकली है ये चौंकाने वाली सच्चाई। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। जब चुनाव आयोग ने पुराने डेटा और नए डेटा को आपस में मैच किया तो कुछ बेहद अजीब चीजें सामने आई। कई जगहों पर एक ही व्यक्ति के अलग अलग रिकॉर्ड्स मिले और हर रिकॉर्ड में पिता का नाम अलग था। कहीं एक ही एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर 2 लोगों के नाम पर था। आसान शब्दों में समझिए, किसी शख्स ने अलग अलग जगहों पर 3 बार अपना नाम रजिस्टर करवाया। पकड़ में ना आने के लिए हर बार उसने अपने पिता का नाम बदल दिया। एक जगह लिखा रामलाल के बेटे मोहन, दूसरी जगह श्यामलाल के बेटे मोहन, तीसरी जगह गोपाल के बेटे मोहन। अब कागज पर देखें तो मोहन नाम के एक शख्स के कितने पिता दिख रहे हैं? 3। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। एसआईआर की जांच में ऐसे हजारों केस सामने आए हैं। इसी तरह एक ही व्यक्ति को कई लोगों का पिता भी बनाया गया है। मतलब एक आदमी का नाम कई अलग अलग लोगों के फॉर्म में पिता के तौर पर भर दिया गया, जबकि वो उनका असली पिता ही नहीं है। ये पूरा खेल इसलिए किया गया ताकि फर्जी वोटर्स की लिस्ट में इन्हें शामिल किया जा सके। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के सामने ऐसे केसेस की लिस्ट पेश की है जहां एक महिला को किसी की मां दिखाया गया जबकि वो उम्र में उससे छोटी थी, या फिर किसी मृत व्यक्ति को किसी नए वोटर का पिता बताया गया। अब बात करते हैं उन 28 लाख नामों की जो काटे गए। या ये सारे के सारे लोग फर्जी हैं? देखिए, इसके पूरे मैटर को समझना बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग की जांच में 3 तरह के नाम सामने आए हैं। पहला, 9 लाख लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं लेकिन उनका नाम अब भी वोटर लिस्ट में था।
दूसरा, कई लाख लोग वो हैं जो शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि जिन्होंने अपना घर बदल लिया है और वो दूसरी जगह पर चले गए हैं, लेकिन पुराने पते पर उनका नाम रजिस्टर्ड है। तीसरा और सबसे विवादित, करीब 26 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैच ही नहीं कर रहा। चुनाव आयोग ने एक तरीका अपनाया है, वो आज की वोटर लिस्ट को 2002 की वोटर लिस्ट से मिला रहे हैं। जिन लोगों का या जिनके माता पिता का नाम 2002 में नहीं मिल रहा, उन पर सवाल उठ रहा है कि वो कहां से आए। क्या ये लोग सच में भारतीय नागरिक हैं या फिर बांग्लादेश से आए घुसपैठिए? यहां से शुरू होती है असली राजनीतिक लड़ाई। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश से लाखों घुसपैठिए आए हैं, खासकर रोहिंग्या मुसलमान। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि टीएमसी सरकार ने इन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने में मदद की है ताकि वो मुस्लिम वोट बैंक बढ़ा सके, और अब वही वोट बैंक खिसक रहा है तो ममता बनर्जी को बुरा लग रहा है। सुनिए बीजेपी प्रदेश महासचिव प्रियंका टिब्रेवाल क्या कह रही है। पश्चिम बंगाल से जो बांग्लादेशी रोहिंग्या थे, अब वो बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, जो कि ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक था, तो वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही। 14 लाख सिर्फ ऐसे फॉर्म हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए, क्योंकि उनमें नाम तो है मगर उन लोगों का कोई पता ठिकाना नहीं है। यानी जब भाजपा अगर 30 लाख वोटों से हारी थी 2021 में, उसमें से 14 लाख तो ये लोग भी थे। यानी इनके कागज पर नकली वोटिंग की गई है पश्चिम बंगाल में। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इस पूरे प्रक्रिया को एक साजिश बता रही है। ममता का कहना है कि ये पीछे के रास्ते से एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू करने की कोशिश है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर घुसपैठिए बंगाल में हैं तो वो आए कैसे? बॉर्डर पर बीएसएफ की ड्यूटी है तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? टीएमसी नेता मुकुटमणि अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। जो बंगाल में, बिहार में और दूसरी जो स्टेट्स में इलेक्शन होने वाला है, उधर आप 24 में और 25 में एसआईआर कर रहा है। एसआईआर मतलब आपको नया वोटर को जोड़ना है, जो मरा हुआ है वो वोटर को आउट करना है। लेकिन आप जो कर रहे हैं एसआईआर के नाम में, बंगाल में आप एक मतलब आप एनआरसी टाइप कर रहा है। टीएमसी का डर ये है कि इस एसआईआर के नाम पर असली और गरीब बंगाली मुस्लिम वोटरों के नाम काट दिए जाएंगे, खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिले जहां 50 से 70% मुस्लिम आबादी है। वहां टीएमसी का वोट बैंक सबसे मजबूत है। अगर वहां से 20 से 30 लाख नाम कट जाते हैं तो टीएमसी के लिए 2026 का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई बना लिया है। उन्होंने चुनाव आयोग को खत लिखा है, एसआईआर रोकने की मांग की है और धमकी दी है कि अगर एक भी सही वोटर का नाम काटा गया तो वो 1 लाख लोगों के साथ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना देंगी। इसी सिलसिले में 28 नवंबर यानी कि आज के दिन टीएमसी के डेलीगेशन ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की, लेकिन 2 घंटे तक चली इस बैठक से कोई समाधान नहीं निकला। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि अगर मैं बंगाल का रहने वाला हूं या बंगाल में ही रहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने का। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2025 है। अगर आपने अभी तक अपना एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किया है तो जल्दी करें। उसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल यानी कि एक कच्ची वोटर लिस्ट आएगी। अगर उसमें आपका नाम नहीं है या गलती से कट गया है तो आपको ऑब्जेक्शन देने का मौका मिलेगा। फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। इसका मतलब है कि अब भी कुछ महीने हैं जब आप अपनी गलतियां सुधरवा सकते हैं। अगर आप असली भारतीय नागरिक हैं और आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, ये तो सच है। एक व्यक्ति के कई पिता या मृत लोगों का नाम लिस्ट में होना ये किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। ऐसे फर्जी नामों को हटाना जरूरी है और एसआईआर एक सही कदम है, लेकिन मुद्दा अब राजनीतिक हो गया है। बीजेपी और टीएमसी दोनों अपने अपने फायदे के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बीच में फंसे हैं वो आम लोग जो ना तो फर्जी हैं ना घुसपैठिए, बस अपने देश में अपना हक मांग रहे हैं।
आखिर में बस इतना कहूंगी, वोटर लिस्ट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इस देश में अपनी पहचान है, आपकी आवाज है और आपकी ताकत है। इसलिए इसे सही रखना भी जरूरी है और इसकी रक्षा करना भी। एसआईआर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। भारतीय संस्कृति में संत और महात्मा का दर्जा बहुत ऊपर रखा गया है। हम बचपन से सीखते आए हैं कि गुरु वो होता है जो अंधेरे में रास्ता दिखाए, जो समाज को जोड़ कर रखे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमारे कुछ बेहद सम्मानित धर्म गुरुओं ने ऐसी बातें कही जो न सिर्फ हैरान करती हैं बल्कि दिल को चोट भी पहुंचाती हैं। आज हम बात करेंगे उन बयानों की जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्होंने देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं के सम्मान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चाहे वो जगत गुरु रामभद्राचार्य हो, प्रेमानंद जी महाराज हो या फिर अनिरुद्धाचार्य, इन सब ने कुछ ऐसा कहा है जिस पर आज खुलकर बात होनी चाहिए। सवाल ये है कि जिन संतों के चरणों में दुनिया झुकती है, क्या उनकी सोच आज की बेटियों के लिए इतनी छोटी हो गई है? आज हम इन बयानों को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि इनके पीछे की सोच और समाज पर इनके असर को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की। रामभद्राचार्य जी वो विद्वान हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए गवाही दी थी, जिन्हें 22 भाषाएं आती हैं। हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हाल ही में उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको सन्न कर दिया। इस वीडियो में वो पत्नी यानी कि वाइफ शब्द का फुल फॉर्म बता रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी के शब्द को तोड़कर कहा कि इसका मतलब है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, यानी मजा लेने वाली एक शानदार चीज। कुछ जगह उन्होंने इसे वरीज इनवाइटेड फॉर एवर भी कहा, लेकिन सबसे ज्यादा चुभने वाली बात थी पत्नी को एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई वस्तु या खिलौना कहना। आप सोचिए, एक ऐसा धर्म जिसमें नारी को देवी और शक्ति कहा जाता है, वहां इतने बड़े संत अगर पत्नी को सिर्फ मनोरंजन का साधन बताएंगे तो इसका समाज पर क्या असर होगा? ये मजाक नहीं है, ये उस मानसिकता को बढ़ावा देता है जो मानती है कि औरत का अपना कोई वजूद नहीं है, वो सिर्फ पुरुष की सेवा या मनोरंजन के लिए बनी है। रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले वो महिलाओं पर टिप्पणियों को लेकर विवादों में रहे। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति है, उन्हें 25-25 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। अब चलते हैं दूसरे मामले की तरफ। सोशल मीडिया पर बिस्कुट वाले बाबा के नाम से मशहूर अनिरुद्धाचार्य, जिनकी कथाओं में लाखों की भीड़ होती है, उन्होंने हाल ही में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर एक बहुत बड़ा और बहुत अजीब सा तर्क दिया है। अनिरुद्धाचार्य का कहना था कि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी यानी कि कम उम्र में ही कर देनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अगर देर होगी तो लड़कियां भटक जाएंगी या फिर लव जिहाद में फंस जाएंगी। उनका इशारा यह था कि 25 तक आते आते लड़कियां पवित्र नहीं रहती या फिर बिगड़ जाती हैं। यहाँ पर हमें रुककर ये सोचने की जरूरत है कि एक तरफ हमारा देश और सरकार ये नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, और दूसरी तरफ खुद को धर्म के ठेकेदार बताने वाले कह रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ो, शादी करो वरना बेटी बिगड़ जाएगी। क्या एक लड़की की सुरक्षा का एकमात्र तरीका उसकी शादी करा देना है? क्या शिक्षा और संस्कार उसे सही गलत का फर्क नहीं सिखाते? ये बयान सिर्फ शादी की उम्र के बारे में नहीं है, ये इस डर के बारे में है कि अगर लड़की पढ़ लिख गई और अपने फैसले खुद लेने लगी तो शायद समाज के ठेकेदारों की बात नहीं मानेगी। तीसरा बयान सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला है क्योंकि ये वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से आया था। प्रेमानंद जी को लोग उनके त्याग और तपस्या के लिए बहुत मानते हैं, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने आज की लड़कियों के चरित्र पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में 100 में से केवल 2-4 लड़कियां ही पवित्र बची हैं। उनका मतलब था कि बाकी 96% जो लड़कियां हैं जो स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं, जॉब करती हैं या जिनके दोस्त लड़के हैं, वो सब अपवित्र हो चुकी हैं। जरा सोचिए ये कितना खतरनाक बयान है।
जब एक इतना बड़ा संत ऐसी बात बोलता है तो वो उन करोड़ों माता पिता के मन में शक का बीज बो देता है जो अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेजते हैं। क्या किसी लड़की का पवित्र होना सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका किसी के साथ बात करना या रिश्ता होना कैसा है? और सबसे बड़ा सवाल, ये पवित्रता का पैमाना सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों है? क्या लड़कों के लिए कोई मीटर नहीं होता जो ये नापे कि 100 में से कितने लड़के पवित्र हैं? धर्म जब डराने लगे और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लगे तो समझ लीजिए कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारे संत जो पहले शांति और मोक्ष की बात करते थे अब बेडरूम, शादी और लड़कियों के कपड़ों पर टिप्पणी कर रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया और रील्स। इंटरनेट का एक नियम है, जो जितना चटपटा या विवादित बोलेगा वो उतना ज्यादा वायरल होगा। अब कहीं ना कहीं हमारे धर्मगुरु भी कंटेंट क्रिएटर्स ही बन गए हैं। उन्हें पता है कि अगर वो सीधी सादी ज्ञान की बातें करेंगे तो भाई कौन सुनने आएगा, लेकिन अगर वो लड़कियों, बॉयफ्रेंड या लव मैरिज पर कुछ तीखा बोल देंगे तो वो क्लिप्स रातों रात इंटरनेट पर फैल जाएंगी। लेकिन इस फेम के चक्कर में वो ये भूल रहे हैं कि उनकी बातों को लोग ब्रह्म वाक्य मानते हैं। जब वो कहते हैं कि लड़कियां बिगड़ गई हैं तो गांव में बैठा एक पिता अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़वा सकता है। जब वो कहते हैं कि पत्नी सिर्फ आनंद लेने की चीज है तो कोई पति अपनी पत्नी के साथ जानवर जैसा सुलूक करना अपना अधिकार समझ सकता है। ये जिम्मेदारी की कमी है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जो संविधान से चलता है, किसी बाबा के प्रवचन से नहीं। हमारा कानून कहता है कि बालिग होने के बाद यानी कि 18 साल के बाद हर लड़की को ये अधिकार है कि वो अपनी शादी अपनी मर्जी से करे, अपनी मर्जी से जीवन साथी चुने। अगर वो 25 या 30 साल की उम्र में शादी करना चाहती है तो ये उसका अधिकार है, कोई पाप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि किसी महिला के चरित्र को उसके पिछले रिश्तों या उसकी जीवन शैली से नहीं आंका जा सकता। एक महिला की गरिमा सबसे ऊपर है। ऐसे में ये बयान न सिर्फ समाज को पीछे ले जाते हैं बल्कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, आस्था और अंधभक्ति में बहुत बारीक सा फर्क होता है। हम अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं और बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा ज्ञान और अनुभव है। लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं कि हम अपने दिमाग पर ताला लगा लें। धर्म का काम है हमें डर से मुक्त करना, ना कि नए डर पैदा करना। धर्म का काम है हमें एक दूसरे की इज्जत करना सिखाना, ना कि महिलाओं को या किसी को भी अपवित्र या खिलौना बताना। अगर आज की नारी पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, सवाल पूछ रही है तो ये कलयुग नहीं है, ये जागरूकता है। और हमारे संतों को भी अब ये समझना होगा कि आज का समाज बदल चुका है। अब बेटियां उपदेश नहीं, बराबरी का सम्मान चाहती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या धर्म के नाम पर महिलाओं की अग्नि परीक्षा लेना सही है? कमेंट में जरूर बताएं। पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों इमरान खान का नाम फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर और चिंताजनक है। अदयाला जेल के बाहर 27 नवंबर को देर रात तक जो हुआ उसने पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर टिका दी हैं। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जो बयान दिया है वो किसी सनसनी से कम नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि उनके पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान की सड़कों पर आग लगी हुई है और जेल के बाहर का मंजर किसी युद्ध के मैदान जैसा है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान की उस अदयाला जेल के बाहर ऐसा क्या हुआ, कासिम खान अचानक इस लड़ाई में क्यों कूद पड़े और क्या वाकई इमरान खान की जान को खतरा है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है। अदयाला जेल वो जगह है जहां इमरान खान अगस्त 2023 से बंद है। कल रात वहां जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने फाइनल कॉल दी थी, यानी उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि बस अब बहुत हो गया, अब हमें हर हाल में पेशावर पहुंचना है। इस कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा के नेता अली अमीन गंडापुर अपने हजारों समर्थकों का काफिला लेकर निकल पड़े। उनका मकसद था जेल तक पहुंचना और विरोध दर्ज कराना। रात का अंधेरा, हजारों लोगों की भीड़ और सामने खड़ी पुलिस और रेंजर्स की दीवार। पंजाब सरकार और जेल प्रशासन ने पूरे इलाके को एक किले में बदल दिया। जगह जगह बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर्स लगा दिए गए ताकि कोई आगे ना बढ़ सके। लेकिन भीड़ रुकी नहीं और फिर शुरू हुआ टकराव।
पुलिस ने भारी मात्रा में आंसू गैस के गोले छोड़े, रबड़ की गोलियां चली। खबरें यहां तक हैं कि वहां हालात इतने बिगड़ गए कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। इसी अफरा तफरी के बीच ये अफवाह हवा में तैरने लगी कि जेल के अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है। भीड़ को ये डर सताने लगा कि जिस नेता के लिए वो लाठियां खा रहे हैं, कहीं उसे अंदर ही अंदर खत्म तो नहीं किया जा रहा। इसी डर ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। तभी इस कहानी में एक नया किरदार आता है जो आमतौर पर कभी स्क्रीन पर नहीं दिखता। वो है कासिम खान। अब ये कासिम खान कौन है और उनका बोलना इतना अहम क्यों है, आपको बताते हैं। कासिम खान इमरान और उनकी पहली बीवी जमीमा गोल्डस्मिथ के छोटे बेटे हैं। कासिम खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता को 845 दिन हो गए हैं गिरफ्तार हुए और पिछले 6 हफ्तों से उन्हें एक डेथ सेल में एकदम अकेला रखा गया है। कासिम ने आरोप लगाया कि उनकी बहनों को कोर्ट के आदेश के बावजूद मुलाकात से रोका जा रहा है। ना कोई फोन कॉल हुई है, ना कोई मीटिंग हुई है और उन्हें या उनके भाई को अपने पिता से कोई संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से ब्लैकआउट है। कासिम ने इसे इनह्यूमन आइसोलेशन बताते हुए कहा कि ये कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि इमरान खान की हालत छिपाने की कोशिश है। कासिम और उनके भाई सुलेमान अपनी मां के साथ लंदन में रहते हैं। उनका पाकिस्तान की गंदी और शोर शराबे वाली राजनीति से कोई सीधा लेना देना नहीं रहा है। वो एक टेक एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना काम करते हैं। उन्होंने हाल ही में मीफू नाम की एक ऐप बनाई है। ये ऐप दोस्तों को जोड़ने और ग्रुप्स बनाने में मदद करता है, यानी कि उनका दिन रात कोडिंग और बिजनेस में गुजरता है, ना कि रैलियों में। तो जब ऐसा इंसान जो राजनीति से कोसों दूर हो अचानक सोशल मीडिया पर आकर अपने पिता की जिंदगी की भीख मांगे तो लोगों के कान खड़े होना लाजमी है। कासिम की पोस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया। ये अब सिर्फ एक पाकिस्तानी नेता की बात नहीं रही, ये एक ब्रिटिश नागरिक के बेटे और मानवाधिकार का मुद्दा बन गया है। सिर्फ कासिम ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से इमरान खान की 3 बहनें अलीमा खान, नौरीन नियाजी और डॉक्टर उज़मा खान भी अदयाला जेल के बाहर धरने पर बैठी थीं। ये बहनें पिछले 1 महीने से इमरान खान से मिलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हर बार उन्हें मुलाकात से रोक दिया गया। 24 नवंबर को जब वो शांति से बैठी हुई थी, तब पुलिस ने उन पर हमला कर दिया और कई पीटीआई वर्कर्स पर भी लाठियां बरसाईं। अलीमा खान ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान को अंडा सेल में रखा गया है और ये पूरी तरह से गैरकानूनी और दमनकारी है। 27 नवंबर की रात खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी भी इमरान खान से मिलने अदयाला जेल पहुंचे, लेकिन उन्हें भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद सीएम अफरीदी ने वहीं जेल के बाहर 16 घंटे तक धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सीएम अफरीदी को धक्के दिए, उनके बाल खींचे और जमीन पर गिरा दिया। 28 नवंबर की सुबह अफरीदी ने धरना खत्म किया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर इमरान खान की हालत के बारे में जानकारी नहीं मिली तो वो हर गुरुवार जेल आएंगे और जरूरत पड़ी तो पूरी जिंदगी वहां बिता देंगे। इमरान खान को अगस्त 2023 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वो अदयाला जेल में बंद हैं। उन पर करीब 200 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पीटीआई का आरोप है कि सारे केस राजनीति से प्रेरित हैं और इमरान खान को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से इमरान खान के परिवार की कोई भी मुलाकात नहीं हो पाई है। पार्टी का कहना है कि कोर्ट ने हफ्ते में 6 लोगों से मुलाकात की इजाजत दी थी, लेकिन जेल प्रशासन उस आदेश को नहीं मान रहा है। इमरान की बहन अलीमा खान का कहना है कि उन्हें यकीन है कि इमरान खान जिंदा हैं, लेकिन अधिकारियों को डर है कि अगर लोग उन्हें देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। अलीमा ने कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान की पॉपुलैरिटी 90% के आसपास है और इसलिए सरकार डर रही है। अब अलीमा खान ने अदयाला जेल के जेलर और पंजाब सरकार के सचिव के खिलाफ कोर्ट में अपील दाखिल की है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैली थीं कि इमरान खान की मौत हो गई है। इन अफवाहों को देखते हुए जेल प्रशासन सामने आया और कहा कि इमरान खान की तबीयत ठीक है और वो अदयाला जेल में ही है, लेकिन पीटीआई और परिवार वालों का कहना है कि जब तक
कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता तब तक किसी आधिकारिक बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कासिम खान ने इंटरनेशनल कम्युनिटीज, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और दुनिया भर की डेमोक्रेटिक आवाजों से अपील की है कि वो तुरंत दखल दें, प्रूफ ऑफ लाइफ की मांग करें और कोर्ट के आदेश को लागू करवाएं। फिलहाल पीटीआई ने राजधानी इस्लामाबाद में 7 दिसंबर को एक बड़ी रैली का ऐलान किया है। कुछ विश्लेषक इसे गृह युद्ध जैसी स्थिति तक बता रहे हैं। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान कहाँ हैं या कैसे हैं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सरकार और सेना अपनी जनता को जवाब देने के लिए तैयार है? और अगर इमरान खान वाकई सही सलामत हैं, तो फिर इतना डर किस बात का है? अगले कुछ हफ्ते बताएंगे कि पाकिस्तान में ये तूफान थमेगा या और भी बड़ा रूप लेगा। पाकिस्तान से आई एक और ऐसी खबर की बात करते हैं जो जितनी अजीब है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। पाकिस्तान का एक मौलाना है, नाम है मुफ्ती अब्दुल कावी। इसका एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मौलाना दिन में बैठकर एक ऐसा ख्वाब देख रहा है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। मौलाना का कहना है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन न सिर्फ उसके प्यार में पड़ेंगी बल्कि खुद इसे शादी का प्रपोजल भी भेजेंगी। चलिए समझाती हूँ आखिर ये मौलाना ऐश्वर्या राय को आयशा बेगम बनाने की बात क्यों कर रहा है। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान अब्दुल कावी ने एक बहुत ही बेतुका दावा किया। उसने कहा, ऐसी खबरें मिल रही हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और अगर वो अलग होते हैं तो ऐश्वर्या राय उन्हें खुद शादी के लिए कांटेक्ट करेंगी। इतना ही नहीं, मौलाना ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। उसका कहना है कि जब ऐश्वर्या उनसे शादी करेंगी तो वो सबसे पहले उनका धर्म बदलवाएंगे और उन्हें मुसलमान बनाएंगे। उसने ऐश्वर्या का नया नाम भी सोच लिया है, आयशा बेगम। मौलाना का मानना है कि अगर 2 से 4 महीने में ऐश्वर्या खुद उसे निकाह का पैगाम भेजेंगी। अपनी बात को सही साबित करने के लिए मौलाना ने राखी सावंत का एग्जाम्पल भी दिया। उनका कहना है कि जैसे राखी सावंत ने इस्लाम कबूल किया और फातिमा बन गई, वैसे ही ऐश्वर्या भी बदल जाएंगी। ये सुनकर किसी को भी हंसी आ सकती है, लेकिन अब्दुल कावी इसे लेकर बहुत सीरियस हैं। वो कहता है कि मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब ऐश्वर्या का फोन आए। अब सवाल ये है कि आखिर ये आदमी है कौन? क्या ये वाकई कोई बड़ा धार्मिक विद्वान है या फिर सिर्फ चीप पब्लिसिटी का भूखा? अब्दुल कावी पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला है। एक समय था जब लोग इसे इज्जत की नजर से देखते थे और ये टीवी पर धार्मिक सलाह दिया करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी छवि एक रंगीन मिजाज मौलाना की बन गई है। इसके कारनामे इतने शर्मनाक रहे हैं कि इसके अपने ही परिवार और कबीले ने इससे मुफ्ती का टाइटल छीन लिया। यानी अब तकनीकी रूप से ये मुफ्ती कहलाने के लायक भी नहीं है। इसके परिवार ने बाकायदा ऐलान किया कि अब्दुल कावी ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, इसलिए इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। अब्दुल कावी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया था जब 2016 में पाकिस्तान की मशहूर मॉडल कंदील बलोच के साथ इसकी तस्वीर वायरल हुई थी। कंदील बलोच, जो अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती थी, वो इससे मिलने होटल गई थी। वहां मौलाना के साथ सेल्फीज ली और वीडियो बनाए, जिसमें मौलाना कंदील की टोपी पहने हुए नजर आया। ये वीडियो सामने आते ही पाकिस्तान में बवाल मच गया। इसके कुछ ही समय बाद कंदील बलोच की उनके अपने ही भाई ने हत्या कर दी थी। इसे ऑनर किलिंग का नाम दिया गया। इस हत्या के मामले में अब्दुल कावी से भी लंबी पूछताछ हुई थी और उस पर कंदील को उकसाने के आरोप भी लगे थे। कंदील बलोच के बाद भी ये सुधरा नहीं। कुछ साल पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हरीम शाह के साथ इसका एक वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में हरीम शाह ने मौलाना को थप्पड़ मार दिया था। हरीम का आरोप था कि मौलाना उनके साथ गंदी और वल्गर बातें कर रहा था और उन्हें हरास कर रहा था। इस घटना ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी, यानी कि पैटर्न बिल्कुल साफ है। अब्दुल कावी को मशहूर महिलाओं के साथ अपना नाम जोड़ने की आदत है, चाहे वो बदनामी ही क्यों ना हो। इस बार भी इसी कोशिश में ये लगा हुआ है। जब भी अब्दुल कावी को लगता है कि लोग उसे भूल रहे हैं, वो किसी बड़ी सेलिब्रिटी का नाम ले लेता है।
ऐश्वर्या राय न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उनका नाम लेने से मौलाना को बैठे बिठाए वो अटेंशन मिल गई जिसके लिए वो तरस रहा था। सोशल मीडिया पर लोग इसे डिल्यूजन यानी कि वहम बता रहे हैं। लोग मजाक कर रहे हैं कि जो इंसान अपने देश में अपनी इज्जत नहीं बचा पाया वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक के सपने देख रहा है। तो इस पूरी खबर का निचोड़ यही है कि मुफ्ती अब्दुल कावी जैसे लोग खबरों में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन को शायद पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान के किसी कोने में बैठा कोई शख्स उनके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। ये एक तरफा जुनून और पब्लिसिटी स्टंट के सिवा और कुछ नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबरें अनकही में आज इतना ही। चलते चलते आपको एक वायरल वीडियो दिखाती हूँ। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के श्रम और सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी का है। इसमें वो शराबी फिल्म के गाने दे दे प्यार दे इस गाने पर ठुमके लगा रहे हैं। लोगों ने उन पर नोट भी उड़ाए। वीडियो किसी शादी का है। जैसे ही गाने के बोल मंत्री जी के कानों में पड़े तो वो खुद को रोक नहीं पाए। वो मंच पर चढ़ गए और जमकर ठुमके लगाने लगे। आज के शो में इतना ही। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।